All right, so today we are going to quickly revise resonant circuit, series resonant circuit. And as I just said, notes will be uploaded today to the system. तो LCR सर्किट हम देख रहे थे. तो देर आर टू टाइप्स ऑफ रेजोनेंट सर्किट. एक था सीरीज, एक था पैरेलल. तो सीरीज रेजोनेंट सर्किट इज एक्चुअली वेरी सिंपल. एक्चुअली सभी सिंपल है, नथिंग इज डिफिकल्ट रियली. तो हमारे पास एक इंडक्टर है, एक कैपेसिटर है और एक रेजिस्टेंस है. It is connected to a source of AC supply, LCR. ऐसा हमारे पास एक सर्किट था. तो what you should be knowing is that current through all this is same, क्योंकि ये सीरीज में है तो करंट सेम होगा. The drop of potential across L is EL, across C is EC, across R is ER. Right? Good. Then you already know that impedance in this case is under root of XL minus XC square plus R square, provided XL is greater than XC. Then you already know E is equal to IZ, so I is equal to E by Z, that is equal to E upon value of Z, and that is this value here. Okay. रेजोनेंस का मतलब क्या होता है? रेजोनेंस का मतलब ये होता है कि आइडियली इट मींस एक्सएल और एक्ससी की वैल्यू इक्वल होना, दैट इज रेजोनेंस. बट इन केस ऑफ एलसीआर सर्किट, मैंने आपको बताया था कि व्हाट डू वी मीन बाय रेजोनेंस. वही चीज है कि एक तो इम्पेडेंस की वैल्यू मैक्सिमम होना या इम्पेडेंस की वैल्यू मिनिमम होना, राइट? तो एलसीआर सीरीज सर्किट में अगर इम्पेडेंस की वैल्यू मैक्सिमम होगी कि मिनिमम होगी? मिनिमम होगी, राइट? तो एलसीआर सर्किट में अगर Z की वैल्यू मिनिमम होगी तो करंट मैक्सिमम फ्लो होगा. गुड, राइट? तो रेजोनेंस का यही मतलब होता है दैट द इम्पेडेंस इज ईदर मिनिमम और मैक्सिमम, और सीरीज में मिनिमम होता है, सो दैट करंट इज मैक्सिमम, राइट? सो फॉर Z टू बी मिनिमम, मैंने कल ही बताया था आपको, फॉर Z टू बी मिनिमम XL और XC की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए. XL is omega L, this is 1 by omega C, तो omega square is 1 by LC, तो omega is under root of 1 by LC and omega is 2 pi FR. तो ये आपका आ गया रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट ऑफ LC, राइट? तो आइडियली हो क्या रहा है? हो ये रहा है एट दिस कंडीशन, क्योंकि XL और XC इक्वल हो गया तो इम्पेडेंस की वैल्यू आपको मिल जाएगी 0 प्लस R स्क्वायर का रूट, मतलब Z की वैल्यू आपको मिल जाएगी R, मतलब इम्पेडेंस मिनिमम तो करंट मैक्सिमम. गुड, राइट? तो यहां तक हमने कल देखा था. इसका मतलब सर्किट विल बी प्योरली रेजिस्टिव सर्किट. क्यों? क्योंकि you see XL and XC, मतलब inductive reactance and capacitive reactance they become equal, they cancel out. इसका मतलब यहाँ पे Z इक्वल टू R है, मतलब रेजिस्टेंस ही रेजिस्टर ही रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है. दिस इज अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, दैट मींस देयर इज नो फेज लैग बिटवीन करंट एंड EMF. क्लियर? क्योंकि जो मैं पैरेलल रेजोनेंस लेने वाला हूं उसमें लीड लैग के लिए फेजर डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, इसलिए ये पता होना चाहिए एलसीआर सीरीज रेजोनेंट सर्किट में करंट एंड EMF दे डोंट हैव एनी फेज डिफरेंस. गुड. तो हमने एक डायग्राम ड्रॉ किया था, एंड बिकॉज आई डोंट नीड दिस नाउ, आई जस्ट रिमूव दिस फ्रॉम हियर. हमने एक डायग्राम ड्रॉ किया था, इफ यू रिमेंबर. हमने y एक्सिस पे करंट और x एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी ड्रॉ किया था, एंड
एज यू रिमेंबर, ये करंट है, ये फ्रीक्वेंसी है, तो मान लो कि दिस इज द वैल्यू ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एफ आर, राइट। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा करंट बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, और we will get maximum current at resonant frequency and then it starts falling down again, right? मतलब हो क्या रहा है, हो ये रहा है basically that this series LCR circuit is accepting only one current related to resonant frequency। और क्यों? क्योंकि उस फ्रीक्वेंसी के लिए इम्पेडेंस मिनिमम है, मतलब रेजिस्टेंस मिनिमम है, इसलिए एक ही फ्रीक्वेंसी का करंट वहां से पास होता है, बाकी सब हो जाते हैं ब्लॉक। तो इसको बोलते हैं एक्सेप्टर सर्किट। ओके, so you should know this is called as acceptor circuit because it accepts only one current belonging to only one frequency and it blocks all other। Okay, good। So this is all about series resonance। Then we want to see today पैरेलल रेजोनेंस। तो एज आई रिमेम्बर करेक्टली हमने कल सिर्फ सीरीज रेजोनेंस तक लिया था, तो आज हमको पैरेलल रेजोनेंस देखना है। तो वी वांट टू स्टार्ट विथ पैरेलल रेजोनेंस हियर and the pattern is going to be same। I am going to explain you and notes I will paste it। Okay, so in case of parallel resonance circuit is still simpler क्योंकि यहाँ पे सिर्फ L और C है, there is no R, there is only L and C। Okay, so you have a circuit, यहाँ पे हम एक L लगाने वाले हैं, इंडक्टर, नीचे हम लोग एक कैपेसिटर कनेक्ट करने वाले हैं, दे आर इन पैरेलल। तो इन दोनों के कॉमन टर्मिनल्स दे विल गो टू सप्लाई, ऑल्टरनेटिंग सप्लाई को जाएगा ये। ओके, सो it will go to alternating supply and here I'm connecting inductor, here I'll be connecting capacitor। Okay, all right, so here we are going to put an inductor as I said earlier, and here I'm going to put a capacitor, and here we will be connecting a source of alternating EMF E, which is given by A0 sin omega t। ओके, तो अगर आप लोगों को बेसिक्स पता है तो फिर ये पर्टिकुलर टॉपिक इज नथिंग फॉर यू। बेसिक्स मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि जब हमने सीरीज में एल सी एंड आर को कनेक्ट किया था तो व्हाट वाज सेम करंट, और जब आप पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो व्हाट इज सेम पोटेंशियल डिफरेंस। तो फर्स्ट थिंग इज दैट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर एंड अक्रॉस कैपेसिटर इज इक्वल टू द अप्लाइड ईएमएफ। सबसे पहले आपको बेसिक्स पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता है तो फिर आप फेजर डायग्राम ड्रॉ कर सकोगे। कैसे? तो अब यहाँ पे सिर्फ फेजर डायग्राम के लिए थोड़ा सा मैं नोटेशन कर रहा हूँ चेंज। हम लोग नॉर्मली क्या करते थे, हम लोग नॉर्मली करंट को अलोंग एक्स एक्सिस फिक्स करते थे, राइट। तो यहाँ पे मैं ऐसा नहीं करने वाला। आई एम गोइंग टू फिक्स अलोंग एक्स एक्सिस ईएमएफ। तो मैं अलोंग एक्स एक्सिस ईएमएफ को फिक्स कर रहा हूं यहाँ पे। तो दिस इज ईएमएफ, सो दिस इज ई बिकॉज ईएल एंड ईसी एंड ई ऑल आर सेम। अब आपको ये भी पता होना चाहिए दैट फॉर एन इंडक्टर what leads and what lags। for an EMF leads, current lags। इसका मतलब यहाँ पे ये जो करंट है इट विल बी लाइक दिस। ये कौन सा करंट है? करंट थ्रू
इंडक्टर। ईएमएफ सेम है, तो टोटल करंट जो होगा आई वो यहाँ से ड्राइव होगा, फिर यहाँ पे आके जंक्शन पॉइंट है तो स्प्लिटिंग होगा, तो आई एल विल गो थ्रू इट एंड आई सी विल गो थ्रू दिस एंड अगेन एट जंक्शन पॉइंट दे विल कंबाइन टू गिव यू आई। ग्रेट। देन तो ये फेजर डायग्राम में एज यू कैन सी ईएमएफ इज अहेड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब ईएमएफ इज लीडिंग। और कैपेसिटर के केस में करंट लीड्स, तो कैपेसिटर के केस में आई विल बी शोइंग करंट ओवर हियर। तो दिस इज आई सी। ओवरऑल मैंने यहाँ पे आई सी ग्रेटर देन आई एल दिखाया है, आप उल्टा भी दिखा सकते हो वैसे। ओके, जस्ट इट इज क्योंकि पहले हम लोगों ने एक्सएल ग्रेटर देन एक्ससी लिया था, तो उसी को फॉलो कर रहा हूं मैं। एक्सएल ग्रेटर देन एक्ससी ही है यहाँ पे भी, सिर्फ करंट ज्यादा क्यों आएगा समझ जाएगा आपको थोड़े टाइम में। सो दिस इज द सेम थिंग। एक्सएल मतलब इंडक्टिव कैपेसिटेंस इज ग्रेटर देन, इंडक्टिव रिएक्टेंस इज ग्रेटर देन कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो ये सेम है। ये वही डायग्राम है जो हम 2 लेक्चर पहले किया था, सिर्फ वहां पे हम लोगों ने इंडक्टर के केस में अलग से फेजर डायग्राम ड्रॉ किया था, कैपेसिटर के केस में अलग से किया था, फिर कंबाइन किया था एलसीआर। उस एलसीआर में वी वर वरीड अबाउट ईएमएफ, we were showing along x-axis current or ER, along positive y-axis XL या फिर EL, along negative XC या फिर EC। हमने बोला था EL is greater than EC, तो वही है। दिस इज द सेम थिंग। आपको समझेगा कि कैसे। बाय द वे, तो resultant of these two currents is basically this vector in the green which says IC minus IL, राइट। तो ये मैंने डायग्राम जो ड्रॉ किया है इसका जस्टिफिकेशन बहुत सिंपल है। हम बोलेंगे वी नो दैट, क्या पता है हमको, वी नो दैट फॉर एन इंडक्टर ईएमएफ लीड्स करंट बाय पाई बाय 2, hence EMF is ahead by pi by 2 in anti-clockwise direction. For a capacitor, current leads EMF by pi by 2 and hence current is ahead of EMF in anti-clockwise direction by an angle of pi by 2. Good. अब do we know by Ohm's law V is equal to IR? तो EL is equal to IL XL and EC is equal to ICXC. Therefore, we have EL is E, of course, IL तो IL है और ये XL है, EC is E, IC और XC है। Good. Therefore, you will have यहाँ पे IL is equal to E by XL and IC is equal to E by XC। तो मैंने जैसे बताया था, अगर XL ये ग्रेटर देन XC है ना, हम वही केस फॉलो कर रहे हैं। वी आर फॉलोइंग द सेम थिंग, XL ग्रेटर देन XC। देन सिंस current and reactances are inversely proportional to each other, then current through inductor will be less than current through capacitor. Good. यहां तक अगर आपको क्लियर है तो फिर आप बोलोगे I will be equal to रिजल्टेंट करंट क्या आएगा, IC। व्हाट विल बी टोटल करंट आए, टोटल करंट आए क्या आएगा, IC माइनस IL। ये बता रहा है आपको यहाँ पे, इसलिए फेजर डायग्राम इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेयर योर न्यू बुक इज डूइंग रॉन्ग, दे आर सेइंग IC प्लस IL। कैसे होगा, एक लीड करेगा EMF, I mean IC is leading by pi by 2 and IL is lagging by pi by 2, तो IC और IL they are oppositely directed vectors, सब्ट्रैक्शन होना चाहिए, सब्ट्रैक्शन है। गुड, इजी। तो ऐसा आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे। देन
I already know what is IC and IL. IC is E by XC and this is E by XL. Correct? तो ये आपके पास आएगा I is equal to E common 1 by XC minus 1 by XL. Good. Then I can write this equation as, you know, from E is equal to IZ, I is equal to, सॉरी या फिर Z भी बोल सकते हो, फिर I भी बोल सकते हो, Z is equal to E by I. पर ये जो इक्वेशन लिखा है मैंने, यहां से मैं E by I ला सकता हूं. E by I here will be 1 upon 1 upon 1 upon बोलो बोलो XL minus, अरे 1 upon XC minus XL. So it will be 1 upon XC minus 1 upon XL. मतलब it is going to be 1 upon 1 upon 1 upon ओमेगा C, क्योंकि XC क्या था, ओमेगा 1 upon ओमेगा C था, राइट, और ये क्या था, ये था ओमेगा L. गुड. तो इम्पिडेंस Z in this case will turn out to be 1 upon omega C minus 1 by omega L. करेक्ट. अब पिछले केस में सीरीज एलसीआर में Z was मिनिमम, यहां पे Z होना चाहिए मैक्सिमम. तो फॉर Z टू बी मैक्सिमम, फॉर Z टू बी मैक्सिमम आपको क्या मिलेगा, यू शुड हैव ओमेगा C माइनस 1 बाई ओमेगा L इक्वल टू 0. क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आया, इसका मतलब नंबर होता है इंफिनिटी, राइट. तो फॉर Z टू बी मैक्सिमम यू शुड हैव दिस कंडीशन, मतलब यू शुड हैव ओमेगा C इक्वल टू 1 बाय ओमेगा L, मतलब यू शुड हैव ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय LC, मतलब यू शुड हैव ओमेगा एज 1 अपॉन रूट ऑफ LC, and which means you should have 2 pi resonant frequency FR as 1 by LC, and therefore you will have FR as 1 upon 2 pi under root of LC. दोनों केसेस में सेम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बनता है. सिर्फ पहले केस में क्योंकि कंपोनेंट सीरीज में थे तो करंट सेम था, उस केस में इम्पीडेंस मिनिमम होता है, मिनिमम होता है. दूसरे केस में L और C पैरेलल में है तो EMF अक्रॉस बोथ आर सेम एंड करंट इज नॉट सेम. करंट में लीड लैग होने की वजह से रिजल्टेंट करंट इज IC माइनस IL. फिर वो IC माइनस IL, हमारे पास IC का इक्वेशन था, IL का था, हमने ये सॉल्व करके E बाई आई दैट इज इम्पिडेंस निकाल लिया. फिर हमने बोला इम्पिडेंस मैक्सिमम होने के लिए डिनोमिनेटर, इम्पिडेंस मैक्सिमम होने के लिए डिनोमिनेटर मिनिमम होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर 0 होना चाहिए, एंड यू गेट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला फ्रॉम देयर. गुड. अब ये सर्किट करता क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि सीरीज सर्किट, सीरीज रेजोनेंस सर्किट सिर्फ एक करंट की वैल्यू को अलाउ करता है, बाकी सबको ब्लॉक करता है, उसको आप बोलते हो एक्सेप्टर सर्किट. यहां पे दिस सर्किट व्हाट इट डज इज, वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करता है और बाकी सबको अलाउ करता है. तो इट जस्ट ब्लॉक्स दिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, minimum current frequency. This is minimum current, I minimum, this is resonant frequency FR. So it just rejects one frequency, one current, क्योंकि at that value of FR, as we see,
एफ आर, उस पर्टिकुलर एफ आर पे इम्पेडेंस मतलब ओवरऑल रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा। ओवरऑल रेजिस्टेंस मैक्सिमम मतलब करंट विल बी रिजेक्टेड। ओके, बाकी सबको अलाउ करेगा, एक को रिजेक्ट करेगा, हेंस इट इज कॉल्ड एज रिजेक्टर सर्किट। गुड, right? So we will revise it again and then we will solve numericals. So, and it is a very easy topic, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। We are in recording. All right, so let us have a revision again. तो ये this is second type of resonance circuit that we are looking at. यहाँ पे दो ही कंपोनेंट है, रेजिस्टेंस नहीं है ऐसा नहीं है, रेजिस्टेंस भी है। कैसे? क्योंकि जब मैं इंडक्टर बनाऊंगा, कॉइल किसी मटेरियल से बना होगा और मटेरियल का खुद का रेजिस्टेंस होता ही है, तो मैं एक्स्ट्रा एक्सटर्नल रेजिस्टर नहीं लगा रहा हूँ। First thing is this. So we are using only L and C and we are putting them in parallel and then we are connecting this parallel combination to external source of EMF which is E0 sin omega t. Right. Now this external source of EMF will drive a current through circuit. हमको already पता है कि in this case जब आप n नंबर ऑफ कंपोनेंट्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ऑल इज सेम। तो EL इक्वल टू EC इक्वल टू अप्लाइड एक्सटर्नल EMF, ये सेम होता है। बट व्हाट वी नो इज कि करंट यहां से जो निकलेगा I वो जंक्शन पॉइंट पे स्प्लिट होगा, तो IL विल बी द करंट गोइंग थ्रू इंडक्टर एंड IC विल बी द करंट गोइंग थ्रू कैपेसिटर। एंड व्हाट वी नो इज this is EMF E, which is EL, EC or simply E. हमको पता है कि in case of inductor EMF leads current by pi by 2, इसलिए मैं करंट को pi by 2 क्लॉकवाइज दिखा रहा हूं, मतलब मैं बेसिकली EMF को एंटी क्लॉकवाइज में आगे दिखा रहा हूं, राइट? एंड सिंस वी आर स्टिल इन द सेम केस ऑफ XL ग्रेटर देन XC, इसका मतलब होता है करंट थ्रू इंडक्टर इज लेस देन करंट थ्रू कैपेसिटर। इसलिए मैं यहाँ पे जो कैपेसिटर के थ्रू करंट है, first of all it will be leading EMF by pi by 2, so it will be drawn in anti-clockwise direction ahead. So this is IC, right? And since I gave you the reason कि यहाँ पे inductive reactance greater than capacitive reactance, which will mean that current through inductor will be less than current through capacitor, which will mean that the resultant of these two vector quantities will be in the direction of IC. So this is IC minus IL. Correct? So overall, if you want, you can say that resultant current is IC minus IL. Right? जो नॉर्मली हम प्लस लिखते हैं, हम बोलते हैं कि ये तो प्लस होना चाहिए। हाँ, वो प्लस होना चाहिए, लेकिन वो रेजिस्टेंसेस के केस में होता है, रेजिस्टेंस लीड लैग प्रोड्यूस नहीं करता है। इसलिए जब आप एक सर्किट में रेजिस्टेंस दिखाते हो ऐसा, तो आप बोलते हो कि जो टोटल करंट था I वो स्प्लिट हो गया I1 में, I2 में और I3 में, फिर आप लिखते हो I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, बट दैट इज अ केस of resistances because resistance do not produce lead or lag। यहाँ पे कैपेसिटेंस करंट को लीड करवा रहा है, इंडक्टर उसको लैग करवा रहा है, तो दोनों का रिजल्टेंट, बिकॉज करंट थ्रू कैपेसिटर एंड करंट थ्रू इंडक्टर दे आर अपोजिटली डायरेक्टेड वेक्टर्स, और इसके लिए हम लोग एडिशन नहीं लिख सकते। We cannot write down addition. We are not supposed to write down addition because of these are two oppositely directed vectors. Okay, but in any case, what we know is we know EL is equal to IXL and we know EC is equal to IXC. Let me call this equation number 1 here, 2 here, and we know that EL and EC both are E, so I will get IL as
EL by XL, which means IL is E by XL. Similarly, I will get IC as EC by XC, and that means IC is equal to E by XC. So this combined, I will call them as equation number 4, equation number 3, and I will substitute equation number 3 in equation number 2. So from equation 2 and 3, we will have I is equal to IC. IC is E upon XC, and IL is E upon XL. So E common, we will have 1 by XC minus 1 by XL. So what we can do here onwards is we can say E by I is equal to 1 upon XC minus 1 upon XL. But what we know is XC is 1 upon omega C and XL is just omega L. Therefore, E by I is impedance Z. Therefore, Z is equal to 1 upon omega C minus 1 by omega L. For Z to be maximum, क्योंकि मिनिमम का केस सीरीज सर्किट का था, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में Z मैक्सिमम होता है. So for Z to be maximum, we should have omega C minus 1 by omega L as 0. So we should have omega C as 1 by omega L, which means omega square is 1 by LC, and which means here omega as 1 by root of LC. Omega is 2 pi f, but यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है तो मैं FR लिखूंगा, because we are talking about resonance when when basically these two quantities become equal and impedance is maximum. तो impedance maximum या minimum होगा तो उसको resonance circuit बोलेंगे. तो 1 upon 2 pi root of LC. So this is the formula for resonant frequency, and exactly same है जो आपको सीरीज में मिला था. सिर्फ यहाँ पे होगा ये that यहाँ पे impedance की वैल्यू हो जाएगी मैक्सिमम, मतलब उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए रेजिस्टेंस ओवरऑल इम्पेडेंस इज मैक्सिमम. इसका मतलब उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे करंट पास नहीं हो पाएगा क्योंकि इम्पेडेंस ज्यादा है. तो आई एम प्लॉटिंग करंट हियर एंड फ्रीक्वेंसी हियर, एंड एट दिस वैल्यू ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी where current happens to be minimum, this is minimum current, right? So the circuit will allow all the currents except for current at resonant frequency. मतलब वो I minimum को छोड़ के बाकी सारे currents को allow करेगा, एक particular current को reject करेगा. तो hence it is called as rejector circuit. It is called as rejector circuit only for this particular reason. That's it. Okay, good, clear. So it is time for us to start doing numericals. Example 13.5. 100 millihenry inductor, a 25 microfarad capacitor, and a 15 ohm resistor are connected in series LCR to a 120 volt 50 hertz AC source. Calculate impedance of the circuit at resonance, current at resonance and resonant frequency. तो गिवन में आपको क्या क्या दिया है? L की वैल्यू दी है 100 मिली हेनरी. मिली मतलब 10 पावर माइनस 3 होता है, तो 10 पावर 2 और 10 पावर माइनस 3 मतलब 10 पावर माइनस 1 हेनरी. आपको दिया हुआ है कैपेसिटर की वैल्यू 25 माइक्रोफैरड, which is 25 into 10 power minus 6 farad. Then you have been given resistor as 15 ohm, and then you need to understand exactly what is told you. I mean, what they're trying to tell you is when they say
that these three are connected in series to a 120 volt supply. 120 वोल्ट सप्लाई ऐसा बोलने का मतलब है दे आर ट्राइंग टू टेल यू पीक वैल्यू, क्योंकि आपको पता है ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ इज ऑल्टरनेटिंग, तो उसकी वैल्यू टाइम के साथ चेंज होगी ई जीरो साइन ओमेगा टी, बट दे आर टेलिंग यू दैट 120 वोल्ट मतलब वो आपको पीक वैल्यू बता रहे हैं. गुड. सो पीक वैल्यू इज गिवन टू यू. फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी एफ is 50 hertz, right? तो 50 हर्ट्ज का आपको फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है. तो अब यू आर सपोज टू फाइंड आउट what you are supposed to find out. One, impedance at resonance. impedance at resonance होता है, वो आप देखेंगे, हम देखेंगे z at resonance, क्योंकि I want you to remember now कि what happens at resonance. What happens at resonance? XL is equal to X, XL is equal to X, C, तो Z is equal to R. Excellent. और आपको पूछा है करंट एट रेजोनेंस, तो I at resonance, and ultimately you are supposed to find out resonant frequency FR. तो formula you already know because you know Z is equal to R. Secondly, अभी आपको E is equal to IZ तो पता ही है, तो I is equal to E by Z तो कर ही लोगे, तो वो फॉर्मूला लिख के मतलब है नहीं, तो I just not write it down. But in any case we can write it if you want. I RMS is equal to E RMS upon value of Z, right? एंड थर्ड केस में यू आर सपोज टू फाइंड आउट एफ आर, वो अभी आपने देखा 1/2 पाई रूट ऑफ एल सी. करेक्ट. तो यू कैन स्टार्ट फाइंडिंग दिस वैल्यूज नाउ. इट इज सिंपल केस. Z is equal to R, तो that is 15 ओहम. खत्म पहला. impedance at resonance is Z equal to R. दूसरा आपको बोला है IRMS equal to ERMS upon Z, बट आपको पता है IRMS is I0 by root 2, ERMS is E0 by root 2, तो root 2 दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो it is just 120 upon value of Z is value of R which is 15, which is 8 ampere current. Done. तीसरा जो केस है that is again simple. FR 1/2 pi root of L into C. L is 10 power minus 1. This is 25 into 10 power minus 6. So 25 into 10 power minus 7. तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि 25 का रूट निकालना डिफिकल्ट नहीं है, 10 पावर माइनस 6 का निकालना भी डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन 10 पावर माइनस 7 का रूट इज डिफिकल्ट टास्क. तो व्हाट आई विल डू इज 10 पावर माइनस 6 और इसको 10 पावर माइनस 1 ही लिखता हूँ, तो ये आपको मिलेगा 1/2 पाई, और ये 5 into 2 is 10 पाई, 10 पावर माइनस 3 और 10 पावर माइनस 1 का रूट, ये आपको करना पड़ेगा. तो आफ्टर डूइंग दिस, बिकॉज दिस इज 10 पावर माइनस 2 नीचे, तो ऊपर आ गया 100, नीचे आ गया पाई, और ये जो है ये 10 is to minus 1 is 1/10, तो ये रूट 10 आप ऊपर भी ला सकते हो, तो you can bring it over here, and root 10 is roughly 3 point something, 3.14 if you know. 3.14 मतलब ये लगभग पाई की वैल्यू होती है, तो रफली 100 आना चाहिए, तो एग्जैक्ट आंसर इज 100.65 hertz of frequency. This is resonant frequency. So this is how you can solve this particular question, and which is very simple question. Next question. A coil of 0.01 मतलब 10 power minus 2 Henry inductance and a 1 ohm resistance is connected to a 200 volt 50 hertz AC supply. Find the impedance of the circuit and time lag between the maximum alternating voltage and current. टाइम लैग पूछा है आपको, पहले फेस लैग निकालोगे तो वहां से टाइम लैग भी मिलता है. गुड. So I want you to try out this question. So in this question,
a coil of 0.01 हेनरी मतलब 10⁻² हेनरी, रेजिस्टेंस R 1 ओहम is connected to 200 वोल्ट मतलब पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज दिया हुआ है, सप्लाई का फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दिया हुआ है, आपको फाइंड करने के लिए बोला है इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट Z, दूसरा आपको बोला है टाइम लैग मतलब आई डिनोटेड बाय डेल्टा टी. ओके, फॉर्मूला दे आर क्वाइट सिंपल. वन इज Z इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे L और R है, C नहीं है, तो XL स्क्वायर माइनस प्लस R स्क्वायर, क्योंकि XL माइनस XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होता है, तो ये हो गया फॉर्मूला नंबर 1. दूसरा, जैसे आपने वेव ऑप्टिक्स में सीखा था, याद है आपको कि आपने बोला था पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा, नो, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा इनटू पाथ डिफरेंस. अगर आपको याद होगा क्या लिखा था आपने, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा इनटू पाथ डिफरेंस. तो यहाँ पे आप वैसा ही एक फॉर्मूला बनाते हो, सिर्फ इन टर्म्स ऑफ टाइम डिफरेंस, 2 पाई बाय समथिंग इनटू टाइम डिफरेंस. तो ओवरऑल ये फॉर्मूला सिंप्लीफाई करने के बाद, because I'm not going into that simplification, but you get time difference delta t as phase difference phi by omega, और ओमेगा आपको पता है 2 pi by t. So in short I was telling you the same thing, time difference is equal to t upon 2 pi phase difference, या फिर phase difference phi is equal to 2 pi by time period into time difference. जैसे आपने फेज डिफरेंस इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा इनटू पाथ डिफरेंस लिखा था, तो यहाँ पे फेज डिफरेंस इज 2 पाई बाय टाइम पीरियड इनटू टाइम डिफरेंस होता है, राइट. तो यू शुड नो सच बेसिक फॉर्मूलाज. गुड, तो ये बहुत बेसिक है, राइट. तो first part is nothing because you just have to put values of XL and R. By the way, you know XL is omega L उसका square plus R square. Okay, you know that omega is 2 pi F L square plus R square, and you already know value of F is 50, 50 into 2 is 100, 100 into 10 power minus 2. मैं यहीं पे कर देता हूँ ओमेगा एस 2 पाई एफ एल, तो 2 into 50 100, और ये 10 पावर माइनस 2 है, कैंसल, मतलब सिर्फ पाई बचेगा, तो ये आएगा पाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, राइट. तो पाई स्क्वायर की वैल्यू रफली 10 आती है, वैसे 9.85 होती है वो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ओके, और आर तो 1 ओहम है, तो वो 9.85 वैल्यू आती है रफली, बट आई विल डू एग्जैक्ट कैलकुलेशन फॉर यू बिकॉज इट इज सिंपल थिंग. तो पाई की वैल्यू का स्क्वायर अगर हम लेंगे तो what we will get is 3.142 into 3.142, 9.8721 plus 1, तो ये 9.8721 प्लस आर की वैल्यू है उसका स्क्वायर 1, तो ये आ जाएगा आपके पास 10.87, इसका स्क्वायर रूट चाहिए हमको, 10.8721 का स्क्वायर रूट चाहिए हम लोगों को, तो विल डू इट. ओके, तो इसका स्क्वायर रूट भी ले लेते हैं. लेट अस टेक स्क्वायर रूट ऑफ दिस. Square root of this value 3.29 something something, तो 3.297, 3.2972 ओहम, ये आ गया आपका इम्पेडेंस का वैल्यू, करेक्ट. तो ये यहां तक तो कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए. अब प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि अगर टाइम डिफरेंस निकालना है तो फाई चाहिए. डू यू रिमेम्बर हमने
tan phi is equal to xl minus xc by r लिखा था। अभी यहाँ पे जब xc है ही नहीं तो tan phi will be simply xl by r, तो phi will be tan inverse of xl by r। xl is omega n, ओमेगा इज पाई और एल इज 10 पावर माइनस 2, बराबर, करेक्ट। तो यहाँ पे यू कैन एक्चुअली, अच्छा बाय द वे मैंने यहाँ पे ये जो है आई हैव रिटन दिस अलोंग विथ एल। गुड गुड, मतलब हमने ऑलरेडी एक्सएल की वैल्यू, ये एक्सएल है, निकाल के रखी है। गुड, तो पाई, तो tan इनवर्स ऑफ पाई बाय 1, पाई मतलब 3.14, तो tan इनवर्स ऑफ 3.142 ये वैल्यू यू विल हैव टू फाइंड इट आउट। फिलहाल मैं कैलकुलेटर पे देख रहा हूँ, बट यू विल बी यूजिंग लॉग बुक्स, यू आर नॉट सपोज टू यूज कैलकुलेटर। तो tan इनवर्स अगर चाहिए हम लोगों को, तो बाय द वे बुक में है, तो आई विल जस्ट यूज दिस वैल्यू, दिस इज 72.35 डिग्रीज, तो 5 मिल गया। गुड, हमको क्या चाहिए था, डेल्टा टी, करेक्ट। तो ये जो है डिग्री में है, तो 5/2 पाई टी, करेक्ट। यू हैव टू डू वन सिंपल थिंग, एक what we can do is little bit of simplifications। मैं ये नहीं लिखूंगा, क्यों नहीं लिखूंगा, क्योंकि मुझे ओमेगा की वैल्यू डायरेक्टली पता है। व्हाट इज ओमेगा, 2 पाई एफ, एफ 50, 50 into 100 पाई, तो ओमेगा 100 पाई है। गुड, तो ये आप अगर ऊपर डिग्री में लिख रहे हो तो नीचे भी डिग्री में लिखना पड़ेगा, या तो फिर ऊपर जो डिग्री में उसको रेडियन में कन्वर्ट करो, वॉट एवर यू लाइक। तो 72.35 अपॉन ओमेगा 2 पाई एफ 100 पाई, 100 पाई, पाई is 180 डिग्री, तो दैट वे यू कैन आल्सो डू। तो आपके ऊपर है, यू हैव टू कन्वर्ट इट वन ऑफ दिस, तो दैट कन्वर्जन आई विल लीव इट ऑन टू यू, और कैलकुलेशंस आप खुद कर सकते हो। सिर्फ याद रखना इसको पाई में कन्वर्ट करो, रेडियंस में कन्वर्ट करो मतलब, ओके। या फिर ओमेगा को डिग्री में लिखो, and after doing all this you will get 0.004 seconds। okay, so what was important here to know this particular formula, okay, right? So if you feel we are going little fast you can tell me, but normally calculations आपको ही करने होते हैं। remember to calculate time difference, remember to calculate time difference, you are supposed to first convert 72.35 degrees to radians, and only then you can solve it, okay। So to be continued from this point onwards in the next lecture.